हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को फिनिश करेंगे और कल मैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद कल जो वीडियो होगी उसमें हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस हैं अभी तक, उनको हम कल ही उसी वीडियो में एड्रेस करेंगे। बाकी आप इसी तरह से हमें एनकरेज कीजिएगा। आपकी एनकरेजमेंट मस्ट है हमें बूस्ट देने के लिए, तभी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज जो पहला ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि ये नेक रीजन में है और हमारी जो विंड पाइप है उसी को सराउंड करता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है और इसके पीछे 4 ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड्स या पैराथायराइड ग्लैंड्स। और आपको ये भी पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को, बाय सेक्रेटिंग ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो इस थायराइड पे एक्ट करता है, लेकिन इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए इस थायराइड ग्लैंड पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, TSH रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? ये आप सबको पता है। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको सीखना है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड जब हम देखेंगे, सपोज दिस इज थायराइड ग्लैंड, इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर एक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। और इन फॉलिकल्स के आसपास छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जो सेल्स जिनका नाम क्या है? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। फॉलिकुलस थायरॉक्सिन सेक्रेट करती हैं और ये जो आसपास से छोटी सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, ये एक हार्मोन सेक्रेट करती हैं जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, या शॉर्ट में कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ये थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन पैराथायराइड ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है। ये कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये पैराथायराइड ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है और इसकी फंक्शंस हम वहीं पे अच्छे से देखेंगे। अभी हम थायरॉक्सिन पे आते हैं जो कि मेन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन, सबसे पहला पॉइंट ये कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स कि हम रेस्ट में या स्लीप में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं पर डे, एक डे में। दैट इज़ आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट एक एवरेज एडल्ट में कितनी है? 1600 किलो कैलोरी। ये याद रखिएगा ये पॉइंट, 1600 किलो कैलोरीज पर डे। और इसके बाद आपको ये बताऊं, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, लेकिन कैसे? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई, मतलब एनर्जी हमें अब ज़रूरत है, किस तरीके से हमें हासिल होगी आपको पता है। इसके लिए ये फैट और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जब इन्हीं का ब्रेक डाउन होगा उसी से हमें एनर्जी हासिल होगी। समझ आ रहा है? ओके। इसके बाद ये समझिए कि ये हमारे अंदर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बच्चा होता है उसमें मेंटल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कि उसे थायरॉक्सिन की डिफिशिएंसी ना हो। ठीक है। अब ये थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन जो निकला, ये थायरॉक्सिन एक्चुअली किस चीज़ का बना होता है? इसमें 2 चीज़ें होते हैं, आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। आयोडीन एंड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और अब ये थायराइड ग्लैंड कभी ज़्यादा सेक्रीशन करेगा थायरॉक्सिन की या कभी कम सेक्रीशन करेगा थायरॉक्सिन की। दोनों केसेस में डिसऑर्डर्स होंगे। अगर कम सेक्रीशन होती है उससे हम क्या कहते हैं? हाइपोसेक्रीशन। अगर ज़्यादा सेक्रीशन होगी तो उससे हम क्या कहते हैं? हाइपर सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। हाइपोसेक्रीशन से सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो आपके एग्जाम में आ सकता है क्या होता है? उससे गोइटर होता है। गोइटर होता है या सिंपल गोइटर भी उसे कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये हाइपोसेक्रेशन क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसलिए इसको हम आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर भी कहते हैं।
देखिए दूसरे किस्म का गॉइटर भी है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा सेक्रीशन हो जाती है, किसकी, थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन की। इस गॉइटर को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, और एक नाम है यहाँ लिख दीजिए, उसको हम दूसरा नाम टॉक्सिक गॉइटर भी कहते हैं, टॉक्सिक गॉइटर भी कहते हैं। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर या टॉक्सिक गॉइटर या इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है, यहाँ पे सेक्रीशन कम है, यहाँ पे सेक्रीशन ज़्यादा है। इसको एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो आइज हो जाती हैं, आइज होती हैं, आइज बल्ज करती हैं बाहर की तरफ, BULG, बल्ज, बल्ज हो जाती हैं बाहर की तरफ। समझ आ रहा है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से थायरॉक्सिन कम निकलता है, क्योंकि आयोडीन एक पार्ट है किसका, आयोडीन एक पार्ट है थायरॉक्सिन का, लेकिन यहाँ पे कोई डिफिशिएंसी नहीं है आयोडीन की, ये थायरॉक्सिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और आपको पता है थायरॉक्सिन क्या करता है, इट मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जितनी एक इंसान की बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है ना, उतना ही इसके जो सिस्टम्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स बॉडी में हैं, जैसे पर्टिकुलरली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसकी फंक्शन ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसके ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज़ होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि एनर्जी के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें जल्दी टिश्यूज़ को मिले। पर्टिकुलरली जो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए हम नर्वस सिस्टम लगता है। अगर हमारी बॉडी की फंक्शंस इंक्रीज हो जाती है तो नर्वस सिस्टम ऑल टुगेदर उन फंक्शंस को कराने के लिए इसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट समझ लीजिए कि इसमें एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर में बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, इसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और इसमें आई बॉल्स जो होती है ना वो प्रोट्रूड करती हैं, वो बाहर की तरफ होती हैं। ये मैं बता देता कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिबल नहीं है, इतने कम टाइम है। ओके, सो अब एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि यह हाइपर सेक्रीशन इसकी कैसे होती है। यहाँ पे ये जो एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंसान कैसी है इसकी हाइपर सेक्रीशन। यहाँ पे समझ आ गया कि आयोडीन डिफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि थायरॉक्सिन में आयोडीन ज़रूरी है थायरोग्लोबुलिन के साथ। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये अच्छी तरह से पहले से ही पता है कि हाँ, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकालता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और यहाँ से थायरॉक्सिन को सिंथेसाइज कराता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन को ये सेक्रेट करा देता है। फिर समझ आ रहा है, ये सबको पता है। अब इसके बाद जो ये थायरॉक्सिन है, आपको पता है जितना बॉडी में थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा, याद रखिएगा इसका नेगेटिव फीडबैक चलता है, जो मैंने सिखाया था आपको। तो इसका मतलब है जितना ये थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा उतना ही ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को बताएगा, भाई हमें थायरॉक्सिन ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, आप प्लीज़ इन दोनों की सेक्रेशन कम कीजिए। ये सेक्रेशन कम होगी और फिर क्या होगा, चूंकि इस पे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा एक्ट नहीं करेगा तो थायरॉक्सिन लेवल में वापस आ जाएगा, इसकी सेक्रेशन ज़्यादा नहीं होगी। ये क्लियर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये मैंने यहाँ पे बनाया, जब तक ये इन रिसेप्टर्स के साथ नहीं मिलता है तब तक यहाँ से थायरॉक्सिन सेक्रेट नहीं होता है। और जब यहाँ से थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया, नेगेटिव फीडबैक हो गया, तो ये TSH का जो यहाँ हार्मोन है, ये हार्मोन इस पे एक्ट फिर नहीं करता है, क्योंकि इसको निकाला ही नहीं जाता है, इसकी सेक्रेशन कम की जाती है। ये समझ आ गया। अब ये पॉइंट यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे जो ये ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसमें
जिसे हम एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स बनते हैं बॉडी में जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडी बताऊंगा कभी क्या होती है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स मिमिक करते हैं, मिमिक करते हैं मतलब बराबर वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है। और जब ये मिमिक करते हैं काफ़ी मात्रा में बन गए तो ये काफ़ी सारे इसके साथ अटैच हो जाएंगे और इनका अटैचमेंट परमानेंट रहता है इस पे, ये इस पे कंटिन्यूसली बैठते हैं, ये उठते नहीं है। और जब ये इस पे कंटिन्यूसली बैठते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये मिमिक किया, इसकी जो इसका इफेक्ट है वही इफेक्ट वो इस थायराइड ग्लैंड पे करा देंगे। कौन? ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो कि मिमिक करते हैं किसको? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और अगर ये कंटिन्यूअसली इस पे बैठते हैं, आप मुझे बताइए थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? ये कंटिन्यूअसली थायरॉक्सिन सेक्रेट करेगा और थायरॉक्सिन ज्यादा इतना ज्यादा सेक्रेट होगा कि हम कहेंगे इसकी हाइपर सेक्रेशन होगी। और हाइपर सेक्रेशन होने की वजह से क्या होगा? एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, सुसाइड ऑफ थायराइड एक कंसेप्ट है। देखिए एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं हशमोटोस डिजीज। इसमें क्या होता है कि ऐसी ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंटीबॉडीज बता ही देता हूं क्या होता है कि बॉडी में डिफेंस सिस्टम जो होता है, WBCs जो होती हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में WBCs जो होती है ना, वो हमें फॉरेन पैथोजन से बचाते हैं। WBCs जो होती हैं इनमें से ही एक किस्म WBC है जिसे हम क्या कहते हैं? बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स सेक्रीट करते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फॉरेन जो पैथोजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर कभी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ऐसे बनेंगे जो हमारे अपने स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हशमोटोस डिजीज में बनते हैं किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी? थायराइड ग्लैंड की। इसलिए हम क्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ थायराइड भी। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो जब ये क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड पे, जिसे हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड आपको पता है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और इनका मेन मकसद होता है कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस ब्लड में रखना। आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछेंगे, फॉस्फेट बैलेंस के बारे में नहीं पूछेंगे ज़्यादा, ठीक है, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए इसके बारे में क्या पूछते हैं। देखिए ये पैराथायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, एक पैराथॉर्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। अभी जो हमने यहाँ भी बताया था कैल्सिटोनिन, ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स भी कैल्सिटोनिन सेक्रेट करती हैं और यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड भी कैल्सिटोनिन सेक्रेट करता है। ये कैल्सिटोनिन होता है, ये क्या करता है? ये 2 हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, अगर हम पैराथॉर्मोन की बात करते हैं, पैराथॉर्मोन को हम दूसरा नाम कोलिपस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिपस हार्मोन भी कहते हैं। ये कब निकलता है? जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाए तब ये पैराथॉर्मोन निकलता है। देखिए इन 2 हार्मोन्स का मकसद है कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस रखें ब्लड में। तो अब एक दूसरे के अपोजिट ये काम करते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है पैराथॉर्मोन निकलता है, और जब ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है तो कैल्सिटोनिन निकलता है। ये याद रखिएगा। अब अगर ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज हो गया तो पैराथॉर्मोन कोशिश करेगा कि हाँ भाई ब्लड में कैल्शियम को वापस लाना है। दैट मीन्स ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना है। दैट मीन्स इट इज हाइपर कैल्सीमिक। ये ब्लड में कैल्शियम इसे इंक्रीज करना है ना। लेकिन कैल्सिटोनिन का मकसद क्या है? इसका अपोजिट है कि नहीं भाई ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, अब डिक्रीज करना है। देयरफॉर इट इज हाइपोकैल्सीमिक। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब ये कैल्शियम
कैसे इंक्रीज करेगा? ये पैराथॉर्मोन। देखिए 3 चीजों पे ये एक्ट करेंगे दोनों। अगर हम देखेंगे, देखिए जब हम खाते हैं, ये हमारा इंटेस्टाइन है। आपको पता है डाइट में कैल्शियम भी होता है और यही कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। सपोज यहां हर जगह पे ये ब्लड है। दिस इज इंटेस्टाइन, दिस इज ब्लड, दिस इज किडनी एंड दिस इज बोन। इंटेस्टाइन, किडनी, बोन और यह है ब्लड। दोबारा, इंटेस्टाइन, किडनी, बोन, ब्लड। समझ आ रहा है? अब देखिए क्या चीज है। अब ये पैराथॉर्मोन का मकसद है कि यहां ब्लड में इंक्रीज करना है कैल्शियम। कैसे करेगा? ये जो डाइट में कैल्शियम है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कराएगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है। ये कोशिश करेगा कि बोन से कैल्शियम बाहर निकले, ब्लड में आ जाए, क्योंकि इसे ब्लड में इंक्रीज करना है कैल्शियम को। तीसरा, आपको पता है किडनी जो है ये कुछ कैल्शियम एक्सक्रीट भी करती है यूरिन के साथ, तो ये कोशिश करेगा कि किडनी में कैल्शियम एक्सक्रीट ना हो, ये वापस ब्लड में ही रहे, रिअब्सॉर्ब हो जाए ब्लड में ही, बाहर का कैल्शियम ज्यादा नहीं निकले। इन तीनों चीजों से क्या होगा? ब्लड में जो कैल्शियम होगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल वापस इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये पैराथॉर्मोन करेगा। इसके बजाय जब हम कैल्सिटोनिन की बात करेंगे, वो इन तीनों का अपोजिट करेगा। क्या उससे पता है कि कैल्शियम ब्लड में ज्यादा है, कैल्शियम को डिक्रीज करना है, तो यहां से एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगी और किडनी ज्यादा कैल्शियम को एक्सक्रीट करेगी और बोन जो है ना, बोन कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करेगी, वो बाहर ज्यादा नहीं डालेगी, बाहर कैल्शियम को नहीं डालेगी। देखिए अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठूं ना, इसका मैकेनिज्म क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिस, ऑस्टियोक्लास्टिस किडनी में कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होता है कैल्शियम का, विटामिन D3 का क्या रोल होता है, किडनी कैसे विटामिन D3 को एक्टिवेट करती है, क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए दिस मच इज एनफ। ओके, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। अब ये जो 2 हार्मोन्स है, इसका मतलब है ये 2 हार्मोन्स आपस में क्या है, एंटीगोनिस्टिक एक्ट करते हैं। अगर कोई हार्मोन ऐसे इफेक्ट करते हैं कि इफेक्ट्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, देन दोज हार्मोन्स आर कॉल्ड एंटीगोनिस्टिक। अगर 2 हार्मोन ऐसे इफेक्ट करते हैं कि 2 इफेक्ट्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट, उन हार्मोन्स को हम फिर कहते हैं दे आर साइनर्जेटिक हार्मोन्स। सो पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन और एंटीगोनिस्टिक हार्मोन्स। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब ये समझ आ गया तो हम नेक्स्ट ग्लैंड पे चलेंगे जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। और याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था ये सबसे टॉप में जो हमारे हेड में ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड। ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन की सेक्रेशन वैरी हो जाती है। दिन में ये लाइट जब होती है तो सेक्रेशन इसकी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब रात होती है, रात में इसकी सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और याद रखिएगा मेलाटोनिन जो है ना, ये नींद के लिए इंपॉर्टेंट है, स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रात को निकलता है, उससे अच्छी नींद आ जाती है। समझ आ रहा है? चूंकि ये लाइट से इसकी सेक्रेशन चेंज हो जाती है इस पाइनियल ग्लैंड की, इसलिए हम थर्ड आई ऑफ ब्रेन भी इसे कहते हैं, क्योंकि इट इज होल सेक्रेशन डिपेंड्स अपॉन द लाइट। ओके, और चूंकि रात को ज्यादा निकलता है इसलिए हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, प्यूबर्टी में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, इस पाइनियल ग्लैंड में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट ब्रेन सैंड। क्या कहते हैं? ब्रेन सैंड। ओके, ये कैल्सिफाई हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें अगर क्लियर हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट ग्लैंड पे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सप्रारेनल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो 2 किडनीज होती हैं उसी पे ट्रायंगुलर ग्लैंड्स ऐसे हैं, तो उनको हम एड्रिनल्स कहते हैं। ये एक पेयर में, ये पेयर में होते हैं, है ना। और आपको पता है किडनी को हम रिनल्स कहते हैं, और अगर किडनी के ऊपर है दैट मीन्स दे आर कॉल्ड सप्रारेनल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इसके बारे में याद रखिए, इसे हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फंक्शन जब हम देखते हैं, इसकी फंक्शन मेनली 4 किस्म की होती हैं। पहला, ये शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए लगता है। दूसरा, ये साल्ट को ब्लड में रिटेन करने के लिए लगते हैं। इस हार्मोन की, इस ग्लैंड की फंक्शन उसमें आते हैं वो। और ये सेक्स हार्मोन्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, जिस
वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 4S ग्लैंड। क्या क्या, पहला ये शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए लगेगा, शुगर मीन्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए लगेगा, ठीक है। दूसरा ये साल्ट को, पर्टिकुलरली सोडियम को ब्लड में रिटेन करेगा, बाहर नहीं छोड़ने देगा किडनी के जरिए या स्वेट के जरिए। तीसरा ये कुछ सेक्स हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, सेक्स हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है। और चौथा ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली जब कोई स्ट्रेस होती है। मैं अभी दिखाता हूं, ये अभी एक्सप्लेन होगा जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी पॉइंट भी याद रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड। 3F का मतलब क्या है, एक F स्टैंड्स फॉर फियर, दूसरा है फ्लाइट, और तीसरा है फाइट, डर, भागो या लड़ो। ये केसेस भी कब हो जाते हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है या स्ट्रेस होती है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स मेनली, इनका मेन मकसद है इमरजेंसी में, स्ट्रेस में एक इंसान को कोप अप कराए कि हाँ, उसको प्रिपेयर रखे कि हाँ इस इमरजेंसी से या स्ट्रेस से बाहर निकलना है। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई, नाउ वी विल मूव टू द मेन हेडिंग्स ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड। देखिए इस एड्रिनल ग्लैंड को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं इट इज लाइफ सेविंग ग्लैंड। क्योंकि जब हम देखेंगे, एक तो ये स्ट्रेस में काम आता है, स्ट्रेस में इसका मेन रोल होता है। दूसरा ये बॉडी में साल्ट यानी पॉजिटिव और वाटर को मेंटेन रखने में बहुत ही अहम रोल है इसका ब्लड में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड ऑल्सो। और इसे चूंकि इमरजेंसी में या स्ट्रेस कंडीशन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी। क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी। अब इसकी जो पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर ग्लैंड है, इसमें बाहर वाला पार्ट जो होता है, सी से रिप्रेजेंट किया मैंने, इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एम से जो मैंने अंदर दिखाया है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या शॉर्ट में कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब इनमें क्या क्या है, एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आते हैं। मेनली इसमें जो टेस्टोस्टेरोन आपको मैंने पहले बताया, ये मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। मेनली इसमें ये प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन से कभी ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है इवन इन फीमेल्स। देखिए टेस्टिस तो फीमेल में नहीं है, उनमें एड्रिनल ग्लैंड लेकिन है। और आपने कभी देखा होगा फीमेल में उसकी मूछें होती है या उसकी मेल लाइक अपीयरेंस होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं विरिलिज्म। विरिलिज्म में क्या होता है, उनका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल कैरेक्टर्स लाएगा। अगर उनमें टेस्टिस एब्सेंट है लेकिन एड्रिनल ग्लैंड तो प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पे हमें सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन जो इससे निकलते हैं उनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन है, इसको यहां लिख सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन भी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जब स्ट्रेस होती है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, उसमें निकलता है। कोई पढ़ता है काफ़ी टाइम से, उसे पढ़ना पड़ रहा है। आप जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके ब्लड में इस वक्त ये हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है कॉर्टिसोल, जितना आप प्रेशर लेते हो। और याद रखिएगा ये सारी बॉडी को आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से नुकसान भी लाता है, लेकिन आपको अभी जो स्ट्रेस है, इमरजेंसी है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करता है। ये अगर बॉडी है, आपको पता है अगर स्ट्रेस है तो आपको पता है स्ट्रेस में एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए?
एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए वो मॉलिक्यूल चाहिए जिससे एनर्जी निकलेगी। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा रेडिली यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? ये ब्लड में ग्लूकोज अगर हमें लाना है, ये ग्लूकोज, इसके लिए क्या होगा, बॉडी में जो मसल्स होते हैं या बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो भी रिलीज होता है, बॉडी में फैट होता है उससे भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में जो प्रोटीन मसल्स में होते हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनसे भी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमें किस लिए लगेगा अभी? फॉर कोपिंग द स्ट्रेस। अभी जो हमें जरूरी है ग्लूकोज इस स्ट्रेस को फेस करने के लिए। तो इसका मतलब है ये हाइपरग्लाइसीमिक है, ये ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, किस लिए? स्ट्रेस को फेस करने के लिए। वेरी गुड। और इसी से एक डिसऑर्डर है, अगर ये कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, हाइपर सेक्रीशन हो जाएगी, हाइपर अगर हो जाएगा तो उससे एक डिसऑर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही याद रखिए कि इससे जो ज्यादा अगर ये निकलेगा उससे क्या होगा? कशिंग सिंड्रोम। और आप मुझे खुद ही बताइए, इसमें ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, है ना? मोर ब्लड ग्लूकोज होगा। और इसके बाद ब्लड शुगर लेवल्स इसमें ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद हम तीसरा हार्मोन जो इसका है उसको देखते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है, इधर यहाँ है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मकसद होता है कि मैंने आपको कहा है कि किडनी में यहाँ से यूरिन बनता है, ब्लड से यूरिन बनता है, ब्लड से यूरिन बनता है, यूरिन में यूरिया और कुछ साल्ट्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सेस साल्ट्स, लेकिन साथ साथ किडनी में रेअब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम एंड बाकी साल्ट्स, बाकी मटेरियल, सोडियम साल्ट्स एंड अदर थिंग्स जो यूजफुल होते हैं, और इसके साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या होता है? ये इंक्रीज करता है सोडियम रेअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। और अगर ये सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, मैंने आपको कहा है सॉल्ट क्या है? सॉल्ट कॉटन की तरह है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी जरूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन, है ना? और अगर ये सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो इसका मतलब है कि एल्डोस्टेरोन की कोशिश होगी कि ब्लड का वॉल्यूम जो है ना, पानी जो इसमें है, ब्लड का वॉल्यूम जो है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फंक्शन। इसीलिए मेनली हम एल्डोस्टेरोन को ही कहते हैं कि लाइफ सेविंग हार्मोन है। ये समझ आ रहा है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलता है उसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है, जो उसमें नसें हैं वो तो वैसे ही हैं, ब्लड वेसल्स का साइज उतना ही, लेकिन उसमें पानी ज्यादा आ रहा है, अब ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो उस ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या ज्यादा प्रेशर उसमें डेवलप होगा। देखिए, जब हम कहीं पे एक पाइप पकड़ते हैं जिससे पानी निकलता है ना, पानी निकलता है, जितनी ये मोटी पाइप होगी उतना इससे स्लो पानी निकलेगा। अगर हम ये पाइप में ये वाली पाइप जो है, इसमें पानी को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर 1 लीटर पहले फ्लो करता था, अब हम 2 लीटर फ्लो करा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये स्लोली फ्लो करेगा कि ज्यादा तेज फ्लो करेगा? तेज फ्लो करेगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का साइज सेम रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा उतना ये तेजी से चलेगा, है ना? समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो ब्लड वॉल्यूम जितना इंक्रीज होता है, नसें तो इंक्रीज नहीं होते हैं, जगह तो इंक्रीज नहीं हो रही है जहां से ये चल रहा है, जगह तो वही है, लेकिन अगर मटेरियल वॉल्यूम ज्यादा हो गया ब्लड का तो इससे ज्यादा तेज चलना है, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है इसमें। तो एक डिसऑर्डर है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन याद रखना है आपको कि हाँ, अगर ये दोनों कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलते हैं, हाइपर सेक्रीशन हो जाती है, तो उससे क्या होता है? उससे एडिसन्स डिजीज हो जाती है, एडिसन्स डिजीज। इसमें दोनों चीजें होंगी। आप मुझे बताएं, ब्लड का जो ग्लूकोज है वो कम होगा कि इंक्रीज होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा निकल रहा है। अच्छा, मुझे बताया ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा कि कम? सोडियम भी ज्यादा होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन निकल रहा है। अच्छा, मुझे बताया ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि सोडियम के साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया ज्यादा। अच्छा, मुझे बताइए ब्लड प्रेशर कम होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा? ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें इसमें ज्यादा होंगी। वेरी गुड। अब यहां पे एड्रिनल कॉर्टेक्स को हमने पढ़ लिया जो बाहर वाला है। अब हम मेडुला की तरफ आ जाते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है, इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं।
एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एपिनेफ्राइन और दूसरा नॉर एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन को हम एड्रेनालिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्राइन को हम नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब कोई इमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। देखिए कॉर्टिसोल भी इमरजेंसी में लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इमरजेंसी में लगता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में लगता है, इमरजेंसी नहीं स्ट्रेस में लगता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉर्टिसोल ब्लड का इंक्रीज होता जाएगा। जब आप खुशी महसूस करेंगे काफ़ी दिन फिर ये डिक्रीज हो जाएगा कॉर्टिसोल। लेकिन अगर फटाफट कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, जैसे कोई इंसान चल रहा है तो उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो उसमें उसकी बॉडी में क्या है, उस वक्त इमीडिएट स्ट्रेस है उसमें। उस वक्त इन दो हार्मोन्स के एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं इनका बहुत ही अहम रोल होता है। समझ आ रहा है? इसमें एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन है। नॉर एपिनेफ्राइन को हम दूसरा नाम देते हैं नॉर एड्रेनालिन। नॉर एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनालिन, ये नॉर एड्रेनालिन जो है ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशंस में बॉडी में जो ब्लड है उसका प्रेशर मेंटेन करता है नॉर्मल कंडीशंस में। इसकी कोशिश होती है नॉर एपिनेफ्राइन या नॉर एड्रेनालिन की, हाँ बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको मैं मेंटेन करूं एक नॉर्मल लेवल तक, इसको गिरने नहीं देता है। इसका मकसद यह इंक्रीज करना, लेकिन इंक्रीज ये तब तक करा देता है जब तक ये ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचे। अगर ऑप्टिमल लेवल से कम हो जाएगा तो नॉर एपिनेफ्राइन निकलेगा, भाई नहीं नीचे नहीं लाना है ब्लड प्रेशर, इसको वापस ले लो अपने लेवल तक। लेकिन जब स्ट्रेस होती है उस वक्त इमीडिएट जब कुछ ऐसा होता है, जिस वक्त इमरजेंसी होती है, इमीडिएट इमरजेंसी होती है, उस वक्त ये दोनों हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, एपिनेफ्राइन भी और नॉर एपिनेफ्राइन भी। और एपिनेफ्राइन की एक फंक्शन ये है कि ये सिर्फ इसी वक्त ज़्यादा निकलता है और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में निकलता है जब क्या होगी, जब ये इमरजेंसी होती है या स्ट्रेस होती है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा दिस एपिनेफ्राइन, चूंकि इसका जो अमाउंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में एकदम से राइज हो जाती है जब कोई स्ट्रेस होती है, इमरजेंसी होती है। इसलिए जब गुस्सा आ जाता है, जब इमोशंस आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी। और इसका मकसद यही है कि हाँ भाई अभी इमरजेंसी, आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ, आप मसल्स, सपोज पीछे कोई दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो इंसान को दौड़ना है, तो मसल्स के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, ब्लड ज्यादा फ्लो करना चाहिए मसल्स की तरफ। मसल्स जो है ना, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर टाइट रहेंगे तो ब्लड उसमें ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी मसल्स को, या उधर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ये चीजें ये सारा करेगा, क्योंकि आपको पता है इस वक्त एनर्जी डिमांड बहुत जल्दी है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इस वक्त सपोज मसल को अभी, तो ये चीजें जब ये करेगा मसल को एनर्जी मिलेगी। समझ आ रहा है? इसी तरह से होशियार रहना है इस वक्त। आपका जो आई में जो पिपल होता है, पिपल वो स्ट्रक्चर है आई का जहां से ये लाइट एंटर होती है, आपको ज्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए ताकि आप दूर दूर तक देखें, तो पिपल को ये एनलार्ज करेगा ताकि दूर दूर तक देखें, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस है, उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो जो हमारे हेयर हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो बॉडी में लाता है, दिस इज लाइक ए इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज दिस एड्रेनालिन। और इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन जब निकलता है तो इसका मतलब है इसमें इसकी फंक्शन होती है कि हाँ भाई मुझे या तो फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, या तो मुझे भागना है या तो मुझे फाइट करनी है। इन दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं। और यहां पे इसका भी रोल रहता है नॉर एपिनेफ्राइन का। ये बोलता है भाई मुझे एक ही काम है, चलो मैं अभी तक नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड प्रेशर को गिरने नहीं देता था, मैं कोशिश करता था ब्लड प्रेशर नहीं गिरे, लेकिन अब तो तुम तो हीरो निकल गए, तुम तो बहुत आगे ले रहे हो ब्लड प्रेशर को, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त ये इसकी एक्शंस को अपोज करता है। जब ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है तो इसका मकसद है कि मैं वापस इसको बैलेंस में लाऊं। ये फिर उसके बाद इसको निकलता है, उसके बाद एड्रेनालिन के बाद ये नॉर एड्रेनालिन क्या कोशिश करता है उसके बाद कि मैं ये वापस बैलेंस में लाऊं, तो ये बैलेंस में उसको लाता है। समझ आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कहते हैं कि नॉर
एपिनेफ्राइन भी ऐसे ही काम करता है जैसे एपिनेफ्राइन, हाँ काम ऐसे ही करते हैं। दोनों का मकसद है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करें, लेकिन इसका मकसद है जब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए उस वक्त इसको वापस लाना है। एड्रेनालिन ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, इसने हीरोगिरी दिखाई। अच्छा, इसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अब यहां खुद ही देखिए, आप मुझे बताइए फ्लाइट फाइट के लिए ये लगा, ऊपर जो मैंने वो आपको बताया कि इससे हम क्या कहते हैं 4S और 3F ग्लैंड, वो देखिएगा यहाँ पे फियर भी है, फियर सिचुएशन है, फाइट है, फ्लाइट है। और मैंने आपको वहां कहा था कि वो शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए भी लगेगा। मैंने कहा था ना 4S शुगर मेटाबॉलिज्म, आपने देखा कॉर्टिसोल का शुगर पे रोल है, ग्लूकोज पे रोल है। इसी तरह से आपने मैंने कहा था साल्ट रिटेंशन के लिए, आपको अल्डोस्टेरोन के बारे में अभी पढ़ा, साल्ट रिटेंशन। मैंने कहा था सेक्स हार्मोन, ये देखिए यहाँ पे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स वो भी इसमें निकलते हैं। और सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी देखिए आपको पता है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे यहाँ पे या स्ट्रेस कंडीशन में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड को मूव करा देता है। अभी यहाँ पे तो ग्लूकोज ज़्यादा प्रोवाइड करा देता है ब्लड में, या यहाँ पे ब्लड को ज़्यादा मूव करा देता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो जाए इस स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं 3F ग्लैंड या कहते हैं 4S ग्लैंड, जो मैंने आपको कहा था। अब लास्ट ग्लैंड जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, दैट इज दिस पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो है ना, आपको पता है पहले दिस इज अ मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है इसमें जो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर मैंने अंदर से बनाए, इनका मकसद है कि हाँ हम एक हार्मोन सेक्रेट करें जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेनक्रिएटिक हार्मोन एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो है ना वो यहाँ इंटेस्टाइन में जाएंगे और यहाँ पे डाइजेशन कराएंगे प्रोटीन वगैरह की। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये जो सराउंड करते हैं ये छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे रीजन्स, यहाँ पे क्लस्टर्स में होती हैं सेल्स, क्लस्टर्स में होती हैं सेल्स। और उन क्लस्टर्स में क्या कौन कौन सी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। आप पीपी छोड़ ही दीजिए, आप खाली अल्फा बीटा और डेल्टा याद रख दीजिए। इसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पे जो एक क्लस्टर्स में होते हैं। बीच में क्या है, बीच में ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स इनको सराउंड कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं, ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं। क्या सेक्रेट करती हैं, सॉरी हार्मोन एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं पेनक्रिएटिक एंजाइम, जो डाइजेशन के लिए लगता है। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं इनको सराउंड जो कर रहे हैं यहाँ पे ये ग्रुप्स में सेल्स जो हैं, इन सेल्स को हम ग्रुप्स में जो हैं, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। और इसमें 4 किस्म की सेल्स होती हैं, आप 3 ही याद रखेंगे, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स। समझ आ रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इन सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को एक एक साथ हम क्या कहते हैं, ये सारा ग्रुप ऑफ सेल्स दिस इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। और इसमें अल्फा सेल्स क्या करती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सेक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट करती हैं, और डेल्टा सेल्स ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के अपोजिट एक हार्मोन एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, इसको सेक्रेट करती है। समझ आ रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट याद रख दीजिएगा, ग्लूकागॉन जो होता है इसका मकसद होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करें। तो इसका मतलब है ये हाइपरग्लाइसीमिक है, ये ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज करता है। लेकिन इंसुलिन जो है, जो बीटा सेल से निकलता है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका मकसद होता है ब्लड में क्या, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करूं। ठीक है, कैसे डिक्रीज करेगा, इसकी कोशिश होगी कि ब्लड से जल्दी सारी सेल्स अपने अंदर ये ग्लूकोज ले लें, या ब्लड से ही जल्दी ये लिवर अपने अंदर ले ले ये ग्लूकोज और अंदर ग्लूकोज को स्टोर करें, या ब्लड से ही जल्दी जो बॉडी में मसल्स होते हैं, वो जल्दी से जल्दी ब्लड से ये ग्लूकोज ले लें और ये अंदर अपने अंदर स्टोर करें ये ग्लूकोज हमारे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में स्टोर कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बनाने में ये लगेंगे ताकि ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, इंसुलिन इस चीज में लगेगा, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर। आज भी लेक्चर बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोशिश मेरी थी शॉर्ट करूं। थैंक यू सो मच।